नमस्कार, वाईजी भारत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद की उत्पत्ति, परिभाषा और मूल दोषों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद प्राकृतिक एवं समग्र स्वास्थ्य की पुरातन भारतीय पद्धति है। भारतीय मूल का यह शब्द दो धातुओं के संयोग से मिलकर बना है, आयुर और वेद। आयु अर्थात लंबी उम्र और वेद अर्थात विज्ञान। अतः आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन का विज्ञान हुआ। यह विश्व की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। प्रारंभ से ही भारत में आयुर्वेद की शिक्षा मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ऋषियों द्वारा दी जाती थी। इसे लगभग 5000 वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि पर इस ज्ञान को ग्रंथों का रूप दिया गया था। भारत की मुख्य पुरातन ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय है। इस ग्रंथ में सृष्टि में व्याप्त 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन तत्वों से मिलकर मनुष्य के ऊपर होने वाले प्रभाव तथा स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने के लिए उनको संतुलित रखने में उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। आयुर्वेद मूल रूप से 3 दोषों को वर्गीकृत करता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अब हम वात दोष के बारे में विस्तार से जानेंगे। वात दोष वायु और आकाश इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। वात दोष को 3 दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। चरक संहिता में वायु को ही पाचन, अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों को प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात दोष 5 प्रकार के होते हैं: प्राणवात, समानवात, उदानवात, अपानवात, व्यानवात। प्राणवात यह वायु निरंतर मुख में रहती है और इस प्रकार यह प्राणों को धारण कर जीवन प्रदान करती है और जीव को जीवित रखती है। इस वायु की सहायता से हमारे शरीर में खाया पिया अंदर जाता है। जब यह वायु कुपित हो जाती है तो हिचकी, श्वास और इन अंगों से संबंधित अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। दूसरा, समानवात। यह वायु अमाशय और पक्वाशय में रहने वाली अग्नि है, जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है। यह जठराग्नि मिलकर अन्न का पाचन करती है और मलमूत्र को पृथक करती है। जब यह वायु कुपित हो जाती है तब मंदाग्नि, अतिसार और वायुगोला प्रवृत्ति जैसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, उद्दानवात। उद्दानवात हमारे गले में रहती है। इस वायु की शक्ति से मनुष्य का स्वर निकलता है, जिससे वह बोल पाता है, गीत गाता है और निम्न और मध्यम उच्च स्वर में बात कर सकता है। नंबर 4, अपानवात। यह वायु पक्वाशय में रहती है तथा इसका कार्य मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और अर्तों को बाहर निकालना है। बात मल दोष को होल्ड करने के लिए भी जिम्मेदार है। जब यह कुपित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा से संबंधित अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न करता है। नंबर 5, व्यानवात। व्यान वायु जब हमारे शरीर में घूमती रहती है, रस, रक्त तथा अन्य जीवन उपयोगी तत्व सारे शरीर में बहते हुए हमारे शरीर के समस्त कार्यकलाप और कार्य करने की चेष्टाएं बिना व्यान वायु के संपन्न नहीं हो सकती है। जब यह कुपित हो जाती है तो हमारे शरीर को समस्त रोगों के द्वारा अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न करती है। व्यानवात। व्यान वायु हमारे शरीर में घूमती रहती है, जिसके प्रभाव से रक्त तथा अन्य जीवन उपयोगी सारे तत्व शरीर में बहते हैं। हमारे शरीर के समस्त कार्यकलाप और क्रियाएं कार्य करने की चेष्टा बिना व्यान वायु के संपन्न नहीं हो सकती है। जब यह कुपित हो जाती है तो समस्त शरीर में रोग पैदा करती है। अब हम जानेंगे पित्त दोष के बारे में। यह अग्नि और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारे शरीर में होने वाले हार्मोन्स और एंजाइम को नियंत्रित करता है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक, अग्नि, इन चीज़ों से पित्त द्वारा ही नियंत्रित होती है। पित्त का संतुलित अवस्था में होना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में पेट और छोटी आंत पित्त प्रमुखता से ही पाया जाता है। ऐसे लोग जो पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कि कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं, पित्त दोष के असंतुलित होते ही पाचक अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। पित्त दोष के कारण उत्साह में कमी होने लगती है, साथ ही हृदय एवं फेफड़ों में कफ इकट्ठा होने लगता है। पित्त दोष को शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग अलग कामों के आधार पर पित्त दोष को भी 5 भागों में बांटा गया है: पाचक पित्त, रजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। पाचक पित्त यह पित्त चूंकि भज्य, भोज्य, लेह और चोष्य इन 4 प्रकार के भोजनों को पचाता है, इसलिए इसे पाचक पित्त कहा जाता है। ये अन्न रस का पाचन, बुरे बैक्टीरिया का नाश करता है। दूसरा नंबर, रजक पित्त। यह पित्त रंगने का कार्य करता है। रक्त की लाली, त्वचा का रंग, आंखों की पुतलियों का रंग रंगने का कार्य करने से इसे रंजक पित्त कहते हैं।
यह यकृत और प्लीहा में रहकर रक्त का निर्माण करता है। तीसरा, साधक पित्त। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हृदय में साधक पित्त का स्थान होता है। जो पित्त हृदय में स्थित रहता है उसकी साथ कागरी संज्ञा है। वह इच्छित मनोरथ को साधन करने वाला होता है। आचार्य डलहन ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए यह लिखा है कि हृदय में जो भी पित्त या द्रव्य विशेष होता है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ का साधन करने वाला होता है। उसे साधक पित्त या साधकाग्री का भी संज्ञा दी गई है। मेधा और धारणा शक्ति को बढ़ाता है। चौथा, आलोचक पित्त। यह पित्त हमारे नेत्रों में निवास करता है। नेत्रों द्वारा देखी गई वस्तुओं का आकलन करता है। पांचवा, भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त हमारी त्वचा में रहता है। यह चमड़े में रहता है और कांति उत्पन्न करता है। त्वचा के समस्त रोग और व्याधियां इसी पित्त के कारण उत्पन्न होती है। शरीर में किए गए लेप, मालिश, औषधीय स्नान आदि का पाचन करे यही पित्त करता है। अब हम जानेंगे कफ दोष के बारे में। यह पृथ्वी और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन और जल के कारण तैलीय चिकनाई वाले यह दोष शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता में सहायक है। कफ दोष का शरीर में मुख्य स्थान पेट और छाती है। कफ शरीर को पोषण देने के अलावा बाकी दोषों वात और पित्त को नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने के कारण दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं। शरीर में अलग अलग स्थानों पर कार्यों के आधार पर आयुर्वेद में कफ को 5 भागों में बांटा गया है। क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, श्लेषक कफ। श्लेषक कफ, यह कफ अन्न को गीला करता है और आमाशय में रहता है तथा अन्न को अलग अलग बांटता है। दूसरा, अवलंबक कफ, यह हमारे हृदय में रहता है और अपने अवलंबन कर्म द्वारा हृदय को पोषण करता है। बोधक कफ, बोधक कफ हमारे मुंह के छेद और गले में रहता है। हवा में स्थित रहने वाला यह जीवा के माध्यम से विभिन्न रसों का ज्ञान कराने में सहायक होता है। लार इसका एक अच्छा उदाहरण है। चौथा, तर्पक कफ, यह हमारे सिर में रहता है। वहाँ से ये इंद्रियों को तर्पण करता है। इस प्रकार तर्पक कफ के द्वारा सभी इंद्रियों एवं समस्त भौतिक भावों का तर्पण किया जाता है तथा हमारे मानसिक भावों को स्थिर बनाता है। क्लेशक कफ, यह कफ संधियों में रहता है। विशेष रूप से चल संधियां ही इसका स्थान है। संधियों में निरंतर गति होने के कारण वहाँ स्नेह तत्व की आवश्यकता रहती है।